आपके गांव में, आपके विधानसभा में विकास का काम नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए हैं और हमारे वोट डालने से हमसे इंसाफ होगा, हमारे वोट डालने से जिस तरह हजारीबाग में अशफाक खान को मार दिया गया उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आज आए दिन झारखंड में मॉब लिंचिंग के जरिए से लोगों को मार दिया जाता है, वो रुक जाएगा, वो नहीं रुकेगा। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इस बात का आप यकीन कर लो, ये उसी वक्त रुकेगा जब आपके लिए लड़ने वाला कोई एक एमएलए होगा जो झारखंड में जहां कहीं भी किसी गरीब, आदिवासी, मुसलमान या दलित पर जुल्म होगा, वो दौड़ता हुआ उस पीड़ित परिवार के दरमियान में पहुंचेगा, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझेगा, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर वो इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, याद रखिए ये जुल्म जारी और सारी रहेगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी हम सुन रहे थे कि यहां पर मुख्यमंत्री आए थे हेमंत सोरेन साहब, और उन्होंने आकर ये कह दिया कि झारखंड में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। हम झारखंड के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं, शायद वो इतना काम कर रहे हैं कि आजकल बहुत सी चीजों को भूल जाती हैं, या फिर उनकी उम्र भी बढ़ रही है, नहीं मालूम। मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मंच पर अशफाक खान की मां और बहन बैठी हुई है। मुख्यमंत्री, क्या आपको अशफाक खान की मौत मालूम नहीं हुई कि आज अशफाक खान की मां को और उसकी बहन को हमारे मंच पर आना पड़ा आपको आईना दिखाने के लिए कि अशफाक खान की मौत तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारी पुलिस स्टेशन में उसकी हत्या कर दी गई थी। हम यहाँ के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहेंगे कि उनको जला दिया गया। सरकार सेकुलर पार्टी की है, सरकार में कांग्रेस है, सरकार में राजद है, और आपके राज में दुकानें जलती हैं, शमशाद अंसारी का कत्ल हो जाता है, मगर आप हमको गाली देते हैं। सत्ता में आप है, इल्जाम मौलाना मुबीन रजवी पर लगा दिया जाता है, इल्जाम मेरे सदर शाकिर पर लगा दिया जाता है कि ये बी टीम है। अरे बताओ, जब तुम सत्ता में हो तो तुमने इन दुकानों को जलने से क्यों नहीं बचाया? साहिल और मुदस्सिर को पुलिस की गोलियों ने खत्म कर दिया। यकीनन ये हमारे लिए शहीद है, मगर साहिल और मुदस्सिर से मिलने कौन गया था? मैं गया था साहिल और मुदस्सिर से मिलने के लिए। हम इसलिए नहीं गए थे कि हमको कोई सियासत करना था, हम इसलिए गए क्योंकि हमने उन बच्चों की तकलीफ को अपने दिलो दिमाग और अपने सीने में महसूस किया। इंसानियत अभी भी हम में जिंदा है, हम वहां पर गए थे। मगर बताओ, जो आज हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको गाली दे रहे हैं। अरे 16 साल का शहबाज खान जो ट्यूशन लेकर अपने घर को वापस आ रहा था, तो किसने गरवाहा में उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और झाड़ियों में उसकी लाश को फेंक दिया गया। बताइए हेमंत सोरेन साहब, बताओ कांग्रेस के लोगों, तुम सत्ता में हो, मैं सत्ता में नहीं हूं, किसने मारा 16 साल के शहबाज खान को? और फिर क्या ये बात स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक जिनका नाम जरमुंडी देवेंद्र कुंवर है, तौसीफ नामी बच्चे को उठक बैठक कराया, उसको थूका उसके मुंह पर? क्या किया तुमने बताओ? आज तुम हमको गाली देते हो कि सदुद्दीन ओवैसी आएगा और भड़काऊ भाषण देगा। मेरी इज्जतदार मां और
अशफाक खान के बारे में हमने बता दिया आपको। यही गिरिज में मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ को किसने पीट पीट कर मार दिया कि ये वो तस्करी का काम कर रहे थे। क्या हेमंत सोरेन को मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ के बारे में भी नहीं मालूम, जिनको मार मार कर उनका कत्ल कर दिया गया। 8 मार्च 2021 को सचिन नामी एक 22 साल बच्चे को चोरी के इल्जाम में पकड़कर कत्ल कर दिया गया। अंगारा रांची में 27 साल मुबारक खान को पीट पीट कर उसकी जान ले ली गई, उसी तरह लाइट के पोल से बांधकर। और हेमंत सोरेन को शायद नहीं मालूम कि मुबारक खान भी मार दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों, जमशेदपुर में नौशाद को पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। 10 अगस्त को नौशाद को उठाया जाता है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप जानते हैं कि जब तबरेज अंसारी को मारा गया था, मैंने खुद तबरेज अंसारी की बेवा से मुलाकात की थी। क्या उस वक्त कौन सा मामला था? हमको तकलीफ हुई कि एक नौजवान बच्ची बेवा हो गई है। मुदस्सिर और साहिल की क्या मामला था? हम के घर तो गए थे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपने यहाँ पर झारखंड में 4 अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के एमएलए को आपने कामयाब किया। इतने वाकयात होते हैं। अरे जमतारा से यहाँ पर आपने एक मुस्लिम विधायक को कामयाब किया, और अभी हमको बताया गया कि हफीजुल हसन साहब भी फिर रहे हैं। 4 आपके एमएलए हैं। आपने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपने इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाते। आप में गीरत क्यों नहीं जागी कि आपको अगर कामयाब किया तो क्यों कामयाब किया? क्या तुमको कामयाब इसलिए तो नहीं किया कि तुम हेमंत सोरेन के सामने अपने सर को झुकाकर गुलामी करो? तुमको कामयाब इसलिए किया कि तुम गरीब और मजलूमों पर जब जुल्म होगा तो तुम उनकी आवाज बनोगे। तुम सरकार में बैठकर तुम अगर मंत्री बन गए हो तो तुम समझ रहे हो कि तुमको बहुत बड़ा मुकाम मिल गया। अरे जब अल्लाह बना रहे हो, उनका मजाक कर रहे हो और वो मौत की आगोश में चले जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि बोकारो में, चक्रधारपुर में क्या क्या तकारीर नहीं की गई थी, क्या क्या भाषण नहीं दिया गया था। अगर हम उस पर बोलना शुरू करेंगे तो फिर एक नया तनाजा यहां पर पैदा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, तेलंगाना है, वहां पर 50 लाख से कम मुसलमान हैं। झारखंड में 60 लाख के करीब मुसलमान हैं। और हम जिस प्रदेश से आते हैं वहां पर अल्पसंख्यक समाज का एक मंत्रालय है। और इस साल का बजट क्या है आपको मालूम? 2200 करोड़ रुपए। और झारखंड में अल्पसंख्यक समाज का विजारत अखिलती बहबूद का बजट सिर्फ 500 करोड़ रुपए, सिर्फ 500 करोड़ रुपए। और हम जब यहां पर आ रहे तो हमको गाली दे रहे। अरे भैया गाली दो हमको, तुम्हारी गालियों से मैं रुकने वाला नहीं हूं। यहां तेलंगाना में हमारे 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है। सुनिए, कोई मंत्री नहीं है, मगर हम 50 लाख से कम है। 2200 करोड़ रुपये सालाना मिलता है। आप 60 लाख हैं, 4 एमएलए हैं, 2 मंत्री हैं, मगर आपका बजट 500 करोड़ रुपये है। यही बात जब हम करते हैं तो इन तमाम को पेट में दर्द होता है और इसीलिए हमको बदनाम किया जाता है कि असदुद्दीन अवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे अगर गरीबों के जुल्म को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो सुन लो हेमंत सोरेन, मैं भड़काऊ भाषण देता रहूंगा।
अगर शमशाद अंसारी की तकलीफ को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो हम तमाम शमशाद अंसारी हैं। अगर हमारी बहन और हमारी मां बैठी हुई है, उनके बेटे और औलाद के लिए इंसाफ की बात करना अगर भड़काऊ भाषण है तो मुझे फक्र है कि अल्लाह ने मुझे भड़काऊ भाषण बोलने की सलाहियत दी। मगर आप बताओ, आपने क्या किया? यहां पर चुनाव जब आता है तो ओवैसी का डर दिखाते हैं कि अगर ओवैसी को वोट देंगे, मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। और आप मासूम लोग सिर्फ वोट डालते हराने के लिए, अरे कभी अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो। कभी जब तुम अपने घर में जाकर बैठते हो तो अपने दिल से पूछो कि मैं क्या सिर्फ इनको वोट डालने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या तुम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए? तुम वोट नहीं ले सकते। आप 50 साल से वोट दे रहे हैं, आपके दादा ने वोट दिया, आपके दादा ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, अपने बुढ़ापे को बर्बाद कर दिया, आपके बाप ने अपने बचपन को खोया, सिसक सिसक कर तुम्हारा बाप मर गया, तुमने उनको वोट दिया। अब तुम हो और तुमसे भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम्हारे बाप और दादा ने वोट दिया तुम उसी तरह चलो। नहीं मेरे नौजवान साथियों, तुम्हारे बाप दादा के पास विकल्प नहीं था। वो हालत मजबूरी में लोगों का साथ देते थे। आज तुम्हारे दरमियान में एक दीवानों की पार्टी खड़ी हुई है जो किसी के बाप को सुनने वाली नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना वोट 5 सितंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, केंद्र की सरकार बीजेपी की है। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2020 और 21 से झारखंड की सरकार को अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए एक स्कीम है एमएसडीपी, पीएमजेवी के जो केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। झारखंड की सरकार को 155 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 155 करोड़ रुपए दिए गए। ये हेमंत सोरेन ने उसमें से सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्चा किए। 155 करोड़ में स्कूल की बिल्डिंग बननी चाहिए थी, रोड बनना चाहिए था जहां पर अल्पसंख्यक समाज रहता है, मुसलमान, जहां पर ईसाई रहते हैं। मगर इन्होंने उसमें से 5 करोड़ रुपए खर्चा किए। बोरवेल डालना चाहिए था, कॉलेज की बिल्डिंग बनना चाहिए था। अब बताओ इसमें ओवैसी कहां से आ गया? 155 करोड़ में सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं और यहां पर आकर ये हेमंत सोरेन के मंत्री कहते हैं कि मौलाना मुबीन रजवी भेड़िया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसने मौलाना मुबीन रजवी को सुदीप कुमार सोनी ने भेड़िया कहा। सुदीप कुमार सोनी साहब, हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, हमारा नाम मुबीन रिजवी है, हमारे सर पर टोपी है, हमारा दीन इस्लाम है, तो हम भेड़िए हो गए। तो फिर तुम्हारी पार्टी में जितने मुसलमान हैं वो क्या है बताओ? अगर जिसका नाम मुबीन रजवी भेड़िया है तो सुदीप कुमार जो तुम्हारी पार्टी में जो लोग तुम्हारी चमचागिरी करते हैं वो क्या है बताओ? और याद रखो, भेड़िया शेर को भी खा लेता है, समझे ना? अगर तुम भेड़िया बोल रहे बोलो, जितना बोलते बोलो, मगर तुम्हारे जहन में जो जहर भरा हुआ है वो तुम्हारी जबान पर आ ही गया कि तुम हर मुबीन को भेड़िया कहते हो, तुम हर मुबीन को भेड़िया कहते हो। अगर तुम इंसान हो तो चलो शमशाद अंसारी के घर को जाकर दिखाओ।
तुम में हिम्मत है तो चलो आओ, मगर तुम नहीं जाओगे। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, वो भी। अब ये बच्चे कहां पर जाएंगे? तेलंगाना में, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जहां पर हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं, हमने क्या काम किया? हमने वहां पर 1 लाख मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को 204 गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल को खुलवाया और 6ठी जमात से 12वीं जमात तक हमारी बेटियां और हमारे बेटे फ्री में पढ़ते हैं। हम मंत्री नहीं बने, ना कभी बनेंगे। हमसे कहा भी गया था कि ओवैसी साहब मंत्री बनना है, तो हमने कहा कि ना मंत्री बनना है ना संतरी बनना है, आप बताओ हमारे लिए क्या काम कर सकते। हमने कहा हमारे बच्चियों को, हमारे बेटों को स्कूल खोलो। आपको जानकर खुशी होगी कि 1 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां तेलंगाना में 6ठी जमात से फ्री में पढ़ रही है। और मेरे पार्लियामेंट के इलाके में मैंने एक जूनियर कॉलेज को खुलवाया। 11th और 12th में उस जूनियर कॉलेज के 5 बच्चे नीट क्वालिफाई होकर गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट लाकर अब मेडिसिन डॉक्टर बन रहे हैं। ये काम मैंने किया, हमारे एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी के विधानसभा में यह काम हुआ। ये काम आप कर सकते हैं झारखंड में। कब कर सकते हैं आप? जब आप अपने विधायक को कामयाब करेंगे, जब आप सियासी ताकत हासिल करेंगे। मगर अगर आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं हमको वोट डालना है, हमको वोट डालना है, तो फिर वोट डालने का मतलब यही होगा कि तुम वोट तो डाल रहे हो मगर अपने लिए नहीं डाल रहे हो, अपने बच्चों की वोट पे इनको मिले। और फिर हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये बताइए कि झारखंड के एक मिनिस्टर हैं, मिथिलेश ठाकुर उनका नाम, वो मालूम मुझे है, वो मिथिलेश ठाकुर है। मिथिलेश ठाकुर ने 6 दिसंबर के दिन मिठाई बांटी। अरे तू 11 रब्बीउल अव्वल के दिन भी मिठाई बांटता, आका की आमद की खुशी में मनाता, मिठाई खिलाता। मगर मंत्री ने कहा कि नहीं, 6 दिसंबर को हम बांटेंगे, मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि उस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। हेमंत सोरेन, ये आपका सेकुलरिज्म है और आप हम पर उंगली उठाते हैं। याद रखो, अगर तुम एक जबान से मेरे खिलाफ झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारी 1000 सच्चाइयों को जनता के सामने रखूंगा। अब आप देखिए इनका रिकॉर्ड। अब इतना तो हेमंत सोरेन के लिए काफी है, थोड़ा मोदी पे भी बोलते हैं, वरना कांग्रेस के लोगों में तो रात में नींद नहीं आएगी। हेमंत सोरेन को भी जरा बेचैनी होगी, करवटें लेंगे कि ये क्या क्या सच्चाई को बयान करके चला गया। फिर कोई कांग्रेसी बोलेगा या हेमंत सोरेन के पास का बोलेगा, मोदी को नहीं बोले। अरे मोदी को तो हम ही बोल रहे हैं, 9 साल से तुम तो गूंगे बनकर बैठे हो। तुमने क्या 3 मरतबा बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हो हेमंत सोरेन? गरम होता बंद रहता है क्या बीजेपी और तुमने आरएसएस का दामन नहीं थामा? अच्छा, और तुमने थामा और हम उनसे सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ जब मुझे अभी बताया गया कि मुजाहिद आजादी हजरत मौलाना शेख भिखारी साहब का पोता, शेख भिखारी साहब जिसने अंग्रेजों की गुलामी
से देश को आजाद कराने के लिए झारखंड का अजीम सपूत उनका परपोते को 24 अगस्त 2023 को मंदर ब्लॉक रांची में हम पर लगता है, मगर जब ये तमाम सच्चाई को हम बयान करते हैं तो आज आपसे अपील करने आए हैं कि झारखंड में आदिवासी, मुसलमान, दलित ये गुलदस्ता है इस प्रदेश का, और पूरे देश हमारा भारत एक गुलदस्ता है। और नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्तरद करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्या आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते मोदी आप? क्या छोटा नागपुर का कानून नहीं है झारखंड में जमीन का? इस जमीन का कानून है। क्या आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है झारखंड के? बताओ बीजेपी वालों, मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी को कि क्या तुम झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करोगे? नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की खूबसूरती यही है कि यहां पर हजारों तहजीबें हैं, हजारों तहजीबें हैं। यहां पर हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है। दिल्ली में बैठा हुआ कोई बाबू, दिल्ली में बैठा हुआ आरएसएस का प्रधानमंत्री हमारे जिंदगी के फैसले नहीं कर सकता। कोई हमको ये नहीं बताएगा कि हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। भारत के संविधान में मजहब की आजादी फंडामेंटल राइट है, और मैं अपने मजहब के बताए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। नरेंद्र मोदी मुझे आकर नहीं बता सकता, इसको खोल खोल कर बयान कर दिया। बताओ, आपकी तो जबानी नहीं खुलती। आप तो सिर्फ एक ही बात करते, मैं दुकान खोलना चाहता हूं मोहब्बत की। दूसरा बोलता है मैं चौकीदार हूं। ये ऐसा चौकीदार है कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, मगर चौकीदार क्या चौकीदारी कर रहा है। डेप्सांग डेमचाक में चौकीदार के नाक के नीचे चीन अपनी हमारी जमीन पर फौज को उतार दिया। ये दुकानदार है, ये सिर्फ बोलता मैं मोहब्बत की बात करता हूं, तो शमशाद अंसारी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अशफाक खान से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अरे तुम्हारी सरकार है ना दुकानदार वालों, तुम्हारी सरकार है झारखंड में। मेरी तो सत्ता, मैं सत्ता में तो नहीं हूं। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा। ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहजीब को खत्म करना चाहता है। इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है, जो इंशाअल्लाह पैदा होगा। आप देखना मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, क्या क्या बकते रहते हैं। मगर आज हमने देखा कि एक मासूम 7 साल का बच्चा जब स्कूल को जाता है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो टीचर अपने क्लास में उनकी से मारता है। अरे जिंदा अभी ठहरो, सुनो, तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुमको सुनो हमारी बात। वहां पर हमारे सदर को बिठाया, उस 7 साल के बच्चे के वालिद से, पिता से हमने बात की। उसके बाप ने कहा, हमने पूछा पुलिस में कॉम्प्रोमाइज क्यों किया तुमने? तो उन्होंने कहा कि क्या करना ओवैसी भाई,
हमको यह बताया गया कि गांव का माहौल खराब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने कोई कंप्लेन नहीं की, हमने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। यही कमजोरी हमारी। स्टैंड मच हिल रहा है। अगर कोई बाप अपने बेटे की इज्जत के लिए नहीं लड़ेगा तो क्या दुनिया लड़ेगी? कौन लड़ेगा? हर एक बाप ही तो लड़ेगा ना अपने बेटे की इज्जत के लिए। मगर उस बाप को भी मालूम कि बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री है, योगी मुख्यमंत्री है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, याद रखो, आप अगर आप इसी तरह डरते रहेंगे कि माहौल खराब हो जाएगा, अरे माहौल जुल्म से खराब हो रहा है, तुम्हारी खामोशी से माहौल खराब नहीं हो रहा है। अगर वो बाप अपने बेटे की कंप्लेन नहीं कर सक रहा है, क्योंकि यही सेकुलरिज्म के चौधरी है, यही जो सेकुलरिज्म को ले डूबे हैं देश में, उसने जाकर उस बच्चे के बाप से कह दिया कि तुम कंप्लेन मत करो, गांव का माहौल खराब हो जाएगा। अरे सालिमो, अगर तुम्हारे बेटे को मारते तो तुम खामोश बैठते, क्योंकि मार खाने वाला 7 साल का बच्चा मेरा बेटा था, मेरी औलाद थी। तो तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे आकर कहते हो कि तुम माहौल को खराब होने मत दो। अगर किसी रांची में या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को फाड़ दिया जाएगा, इज्जत के लिए खामोश नहीं बैठूंगा। अगर गांव का माहौल मुझे बेइज्जती करने से खराब होता है तो फिर और खराब होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? भारत के संविधान में इज्जत फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी फंडामेंटल राइट है। इस मुकाम पर हम आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, हम कभी वोट नहीं दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप अगर आज आप अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, लोग बोलेंगे आपसे अगर मुबीन रजवी कामयाब हो गया तो क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर एक मुबीन रजवी तुम्हारा विधायक बनकर झारखंड की विधानसभा में जाएगा तो कम से कम मुबीन रजवी की जबान से निकलेगा शमशाद अंसारी जिंदाबाद, शमशाद अंसारी जिंदाबाद। कभी तो कोई लड़ेगा, मगर आज ये कहेंगे अरे एक जीतेगा तो क्या होगा? आप उनसे कहना कि भारत की पार्लियामेंट में 2 MP हैं मजलिस के, और जब 2 में से एक खड़े होकर 6-7 मिनट के लिए भारत की लोकसभा में बोलते हैं तो मोदी से लेके अमित शाह सब परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या बोलने वाला है। अगर हम बोलने की सलाहियत रखते हैं तो आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से, आपकी वोट की वजह से, आपकी तारीफ की वजह से, यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरी ताकत है और अल्लाह का करम है। सच। और ये तकरीर कर रहा है कि अगर भारत में रहना है तो योगी और मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं उन गोली मारने वालों से कहूंगा कि सारी दुनिया की गोलियां खत्म हो जाएंगी, हम मरने तैयार हैं, मगर किसी बाप से नहीं डरेंगे। हम अपने मतलब पर, अपने मकसद के तहत, अपनी मोहब्बत की बिना पर वोट देंगे। अरे तुम गोली मार कर हमको शहीद करके तुम कह रहे हो, याद रखो तुम जालिम हो, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। तुम अगर समझ रहे हो कि इख्तिदार में मोदी है तुमको कुछ नहीं होगा, अरे इख्तिदार तो अल्लाह का है, इख्तिदार तो अल्लाह का ही रहेगा। सुबह कयामत तक इंसानों का इख्तिदार नहीं रहता। अगर इख्तिदार इंसानों का होता तो बादशाहों के महल वीरान नहीं होते। अगर इख्तिदार इंसानों का होता तो सल्तनतें बर्बाद नहीं होती हैं। हाँ,
हमारा सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताजदार मदीना है, इख्तिदार उसका रहने वाला है, अल्लाह का। आज जो लोग नाम लेकर हमको गोली मार रहे हैं या हमारी जाने ले रहे हैं, सुन लो, तुम्हारे पास भी इख्तिदार नहीं रहेगा, तुम्हारे पास से भी इख्तिदार जाएगा। अल्लाह इंसाफ करेगा। मैं जानता हूं कि किसी एक भारत के किसी एक मुकाम पर किसी एक मां के बेटे को किसी ने जान से मार दिया, तो जब मीडिया के लोगों ने जाकर उस पीड़ित मां से पूछा कि तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी गई है, मां जी तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो उस मां ने आंख में आंसू लाकर कहा कि मैंने तो सबर कर लिया मगर मेरा अल्लाह सबर नहीं करेगा। तुम आज गरीबों पर, कमजोरों पर जुल्म कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला कुदरत इंसाफ करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप 40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, तो हेमंत सोरेन को 40 दीजिए, 60 हमको देकर इनको कामयाब करिए, तभी इनका दिमाग हल्का होगा। अरे ये आदिवासी प्रदेश है, आप ये कह रहे हैं कि 60-40? हेमंत सोरेन, कौन आपको कह रहा है ये सब बातें? क्या आप अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हैं? अरे ये गरीब प्रदेश में आप यहां के लोगों को नौकरी देने के बजाय आप कह कुछ और ही कह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैं ये देखा, क्या देखा मैंने कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अच्छा, संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत बोलने वाले 24,280 लोग हैं। कितने लोग हैं संस्कृत बोलने वाले? हेमंत सोरेन 24,000 लोगों के लिए यूनिवर्सिटी और पूरे जिले के 31 लाख लोगों के लिए खाली 25 स्कूल, और आप इसलिए वोट देंगे, आप इसलिए वोट देंगे। अब नहीं मालूम तुम 4 तारीख 5 तारीख को जाके क्या करोगे, नहीं मालूम। नहीं, अभी सुनो, सुनो, अभी हमारे यहां से जाने के बाद हजरत इबलीस के पूरे साथी आज तक भाग कर आएंगे। ये बड़ा जज्बाती बयान देकर गया, तुम इसकी बातों में नहीं आना, हम सब कर देंगे। याद रखो, आप आज के बाद जेएमएम और कांग्रेस के लोग आपके घर के अतराफ फिरेंगे, ए बाबा भीख दे देना, एक वोट दे देना। ये तो हम काम कर दिए ना, ये तो हम रोड पे ला लिए उनको, तुम्हारे गांव में ला लिए, मगर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। हम हेमंत सोरेन साहब से पूछना चाहते हैं कि झारखंड में 170 जबानें बोली जाती हैं, कौन सी जबानें हैं? आपको मालूम, तेलंगाना में वहां की सरकार हर विधानसभा में, 119 विधानसभा में, एक विधानसभा में मेरे ख्याल से 480 लोगों के दरमियान में एक आदमी को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। एक आदमी को 1 लाख रुपए गवर्नमेंट में ऑनलाइन अप्लाई करो। हर विधानसभा में 400 से 800 के दरमियान में एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अरे वाह वाह, तो खाली मुशायरा नहीं हो रहा। 5 तारीख को जाके वाह बोल के पतंग के बटन दबाओ। और फिर आपको बताना चाह रहे हैं, हमने सरकार से बातचीत की, हमारे मुख्यमंत्री से, उनका नाम के चंद्रशेखर राव है। हमने उनसे कहा
कि हमको कब्रिस्तान की जमीन की जरूरत है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने 125 एकड़ जमीन से कब्रिस्तान को दी। और हमने क्या किया, हमने कहा सुन्नियों की इतनी रहेगी, शियाओं की इतनी रहेगी। यहां पर हमारे बोहरी समाज के भी लोग हैं, मेहदवी समाज के भी लोग हैं। हमने कहा कि सबको इसमें जमीन मिल जाएगी। मेरे भाई, जिंदा रहने के लिए मजलिस तेलंगाना में काम कर रही है, और जिंदा रहने के लिए सियासी ताकत जरूरी है, जिंदा रहने के लिए बच्चों को स्कूल जरूरी है, जिंदा रहने के लिए मस्जिद की और जान की हिफाजत की जरूरत है। ये कब होगा? जब तुम्हारे पास सियासी ताकत होगी। अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर आपका नुकसान ही होगा। वोट डालने से नहीं, वोट लेने से ताकत मिलती है। वोट डालना तो बच्चों का काम है, वोट लेना तो आपकी ताकत का काम। तो इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 5 तारीख के दिन पतंग छाप के निशान पर पूरे एक होकर, मुत्तहिद होकर मुबीन रजवी साहब को अपना वोट दीजिए। और इंशाअल्लाह ताला 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहा कि के चंद्रशेखर राव साहब, आज ये देश तड़प रहा है, लोग तंग आ चुके हैं चौकीदार और दुकानदार से। हमने उनसे कहा कि आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी छुटकारा मिले दुकानदार और चौकीदार से। ये दुकानदार और चौकीदार, ये दोनों भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारी बात पे यकीन करिए। इंशाअल्लाह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं झारखंड को आया हूं और आता रहूंगा। आपने 2019 में हमको वोट दिया, हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन हमको थोड़ा रंज हुआ, मगर हमको हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। हमने जो वादा किया, हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। मगर मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, वोट लेना हमारा काम है, वोट देना हमारा काम नहीं है।